बंगाल और असम में थमा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी में कड़ा मुकाबला। ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार। एजाज को साथ लेकर अंधेरी और लोखंडवाला में छापेमारी भी की गई। कोरोना की रफ्तार लगातार हो रही तेज। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल समेत कई राज्यों में संकट गंभीर। कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लगी भीषण आग। 60 मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आज 2 जगहों से आग लगने की घटना सामने आई है। जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्वी जिले में कपड़े की दुकान पर भयंकर आग लगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भीषण आग लगी। तो यहाँ कपड़े की दुकान में आग बुझाने के लिए तकरीबन फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मशक्कत कर रही हैं। तो यहाँ फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आग किन कारणों से लगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ लगातार आग बुझाने के प्रयास में दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तो वहीं आज दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भी आग लगी है। वहीं दूसरी तरफ आग अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगी है, जिसे दमकल की 9 गाड़ियों ने मिलकर बुझाया। और फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। समय रहते ही आईसीयू के सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। उधर यूपी के मथुरा वृंदावन में आरएसएस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हुई झड़प की जांच अब एसएसपी और डीएम के अधीन होगी। ऐसे में मामले में आगरा जोन के आईजी नवीन अरोड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि घटना में संबंधित पुलिस कर्मियों और आरएसएस कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जाएगी। और ऐसे में आईजी का कहना है कि जांच और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी और यहाँ मामले में दर्ज एफआईआर की जांच होगी। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एसएससी मथुरा गौरव गोवर के द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर आईजी आगरा जोन ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ यूपी के मथुरा वृंदावन में आरएसएस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प की जांच अब एसएसपी और डीएम के अधीन होगी। तो यहाँ आपको बता दें कि मामले में आगरा जोन के आईजी नवीन अरोड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी के साथ ही बताया कि घटना से संबंधित पुलिस कर्मियों और आरएसएस कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जाएगी। वृंदावन में ये घटना हुई थी, तो नेचुरली इसके एक हल्की फुल्की जानकारी के लिए भी यहाँ आए हैं। एसएसपी साहब से बात हुई, कुछ लोगों से भी बात हुई जो इससे जुड़े हुए थे, कुछ वीडियो फुटेजेस वगैरह भी देखे हैं। तो जो भी जांच हो रही है वो एसएसपी और डीएम साहब कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं, दोनों सही डायरेक्शन में जाँच भी हो रही है। और इसके अलावा जितनी भी एफआईआर हुई है उसमें भी जो विवेचनात्मक प्रगति होगी वो दोनों ही अधिकारी तय कर रहे हैं, खासतौर पर एसएसपी साहब का। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने अपने गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। और डीएमके के गठबंधन पर सवाल उठाते हैं। हम किससे गठबंधन करते हैं ये हमारा मसला है और आपको उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ भ्रष्टाचार जो वर्तमान सरकार एआईडीएमके की सरकार जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है उसकी आम चर्चा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई देता। और जो जिसका कोई इशू नहीं है, जिसको किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है,
कि कांग्रेस किस पार्टी के साथ में गठबंधन करे ना करे, उसके बारे में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक सभा में टाइम को वेस्ट करते हैं। तो ये दो केसेस हैं, उससे 50% से ज़्यादा अकेले महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद लगभग उससे 10% ही केवल से भी कम पंजाब और फिर कर्नाटक, गुजरात, अन्य तमिलनाडु, ये राज्य हैं जिसमें 2000-3000 के बीच में केसेस हैं। लेकिन महाराष्ट्र की विशेष चिंता की बात है, ये एक संतोष की बात है कि राज्य सरकारों ने तेज़ी से जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कठोरता के साथ में, वो उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जा रहा है और जो मास्क नहीं पहन रहे लोग, उनके ऊपर स्पॉट फाइन का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये इस चिंता की परिस्थितियों में हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित है कि वो घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, हाथ साबुन से बार बार धोएं। उधर कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने लगी है और ऐसे में महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात तक से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई राज्यों के ज्यादातर संक्रमण वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई राज्य ऐसे भी हैं जो नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और यहाँ केंद्र ने साफ कर दिया कि राज्य अपने स्तर पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दिशा निर्देशों का पालन कर ही कोरोना महामारी को मात दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुद्धल ब्लॉक में महिलाओं को मनरेगा में रोजगार मिल रहा है और ऐसे में यहां विकास कार्यों को भी गति मिल रही है। तो वहीं एक स्थानीय महिला का कहना है कि हमें मनरेगा में काम मिल रहा है। तो हाँ, महिला ने कहा कि जहां जहां मनरेगा का काम हो रहा है वहां महिलाएं काम कर रही हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुद्धल ब्लॉक में महिलाओं को मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। तो यहाँ महिलाओं द्वारा भी कहा गया कि उन्हें विकास कार्यों द्वारा गति मिल रही है। उधर ब्रिटेन के G7 देशों की बैठक में भारत को गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया और इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी बुलाया गया है। यहाँ G7 देशों के समूह में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और कनाडा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि G7 देशों के शेरपा और अतिथियों की देशों में बैठक मंगलवार को हुई और ऐसे में बागची ने कहा कि भारत की ओर से इस बैठक में सुरेश प्रभु शामिल हुए जो कि भारत के G7 शेरपा है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जैसे वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी के अलावा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। और इसी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जून में G7 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून में कार्निवल में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने की उम्मीद जता रहे हैं। और ऐसे में ब्रिटेन ने इस सम्मेलन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया है। यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 4 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और इसी के साथ ही ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के 8 अप्रैल तक सक्रिय रहने की संभावना है और इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि धूप खिलने से तापमान में वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। तो यहाँ 3 दिन से खिल रही तेज धूप के कारण सोलन में 14 साल के बाद 30 मार्च सबसे गर्म दिन रहा। तो यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो यहाँ मौसम ने फिर एक बार करवट ले ली है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 4 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और इससे ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको ये बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की 8 अप्रैल तक सक्रिय रहने की संभावना है। उधर यूपी के जालौन में शहर कोतवाली क्षेत्र के आकाश को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। तो यहाँ जानकारी के मुताबिक गोली आकाश के पेट में लगी है और उसे जिला अस्पताल के झांसी रेफर कर दिया गया है और इसी के साथ पुलिस ने बताया कि मामला रात 8 बजे का बाद का है और इसी के साथ आकाश घटना के वक्त अपने घर के बाहर बैठा था और फिलहाल परिजनों से अभी तक कोई तहरीर की जानकारी नहीं मिली है। उधर बीते कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पे गलती दिख रही है और ऐसी अब अटकलें हैं कि दोनों देश बंद पड़े कारोबारी रिश्ते को बहाल कर सकते हैं और इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो यहाँ स्वामी ने पाक के साथ कारोबार बहाली की संभावना वाली खबर को फीड कर लिखा कि कश्मीर पर सरेंडर गुड बाय पीओ की। तो यहाँ उन्होंने बोला कि मुझे यकीन है कि जल्द ही मोदी और इमरान लंदन में साथ में डिनर करेंगे। बता दें कि भारत के साथ व्यापार को लेकर पाकिस्तान में बुधवार को ही कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है और इससे पहले वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा था कि भारत सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है और जिसमें पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ व्यापार शामिल है और ऐसे में दोनों देशों के बीच 2 सालों से कारोबारी रिश्ते बंद पड़े हैं। बॉलीवुड एक्टर अजाज खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात गिरफ्तार कर लिया और इस बीच एनआईए को शक है कि अजाज खान ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता था और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है और यहां एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की और इसी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ ही एनसीबी ने ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर जाने दिया। तो यहाँ फारूक के बेटे शादाब को पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था और उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की। तो यहाँ शादाब से पूछताछ के दौरान कई सेलिब्रिटी के नाम सामने आए हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाएगी। तो यह सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण के दिन छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है और इसी के साथ वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी देने की बात कही गई है। जारी बयान के मुताबिक आपको बता दें कि अफसरों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा और यहां डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ इस बीच ये भी आदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर पर आकलन करते हुए कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश ये दिया गया। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर विवादों के घेरे में घिरी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने आखिरकार परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करवाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में उद्धव सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। तो यहाँ एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि न्यायाधीश कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल की अध्यक्षता वाली ये कमेटी 6 महीने से जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। ऐसे में मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद
परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया था। हालांकि देशमुख ने इन आरोपों से साफ इनकार नहीं किया था। तो यहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर विवादों में घेरे में घिरी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने आखिरकार परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करवाने का फैसला ले लिया है। और इस बीच आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। और एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि न्यायाधीश कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल की अध्यक्षता वाली ये कमेटी 6 महीने में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। तो यहां मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया था। और हालांकि देशमुख ने इस आरोपों से इनकार नहीं किया था। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया। और ऐसे में बंगाल में दूसरे चरण में 5 जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा की 30 विधानसभा सीटों पर 19 महिलाओं सहित कुल 171 प्रत्याशी मैदान में हैं। और इसमें सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी शामिल है, जहां तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। उधर दूसरी ओर असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 345 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। उधर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने सभी को चौंका दिया। तो यह नंदीग्राम में अपनी अंतिम जनसभा के दौरान ममता न सिर्फ राष्ट्रगान के सम्मान में अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बल्कि इशारों में खुद का वास्तविक गोत्र भी बता दिया। और ऐसे में अंतिम जनसभा में जब राष्ट्रगान बजाया गया तो ममता सहयोगियों के सहारे खड़ी हो गई। तो यहाँ इससे पहले उन्होंने जनसभा में बताया कि मैं शांडिल्य हूँ और लेकिन मेरा गोत्र माँ, माटी और मानुष है। तो यहाँ चुनावी पंडितों के मुताबिक नंदीग्राम में वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर ममता ने यह दाव खेला है। उधर अपना गोत्र बताने के मसले पर बीजेपी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी डर गई हैं। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आप बेगम को वोट ना दें, नहीं तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने सभी को चौंका दिया। और इसी के साथ नंदीग्राम में अपनी अंतिम जनसभा के दौरान ममता न सिर्फ राष्ट्रगान के सम्मान में अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बल्कि इशारों में खुद का वास्तविक गोत्र भी बता दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि अंतिम जनसभा में जब राष्ट्रगान बजाया गया तो ममता सहयोगियों के सहारे खड़ी हो गई। और इससे पहले उन्होंने जनसभा में बताया कि मैं शांडिल्य हूँ और लेकिन मेरा गोत्र माँ, माटी और मानुष है। यहाँ चुनावी पंडितों के मुताबिक नंदीग्राम में वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर ममता ने यह दाव खेला है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को अस्पताल में मंगलवार रात को एंडोस्कोपी की गई। और इसी के साथ परिवार के एक सदस्य ने बताया कि डॉक्टर देर रात में ही उनका ऑपरेशन करने को लेकर फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ परिवार के एक सदस्य ने कहा कि डॉक्टरों ने पवार की एंडोस्कोपी की गई है, यहाँ उनका ऑपरेशन करने को लेकर जल्द ही फैसला करेंगे। क्या आपको यह भी बता दें कि पवार को रविवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और जांच रिपोर्ट में पता चला कि उनके पित्ताशय में समस्या है।
चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि देश में कोरोना का कहर फिर बढ़ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। तो जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं देश में फिर कोरोना ने अपना ग्राफ तेजी से बढ़ा लिया है। तो बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज नए सामने आए हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा। इस वक्त की बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, देश में फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब सामने आया है कि 24 घंटे में 53,000 मामले नए सामने आए हैं। क्या कुछ जानकारी? जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। तो यहाँ लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की अपील की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, जैसा कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब खबर सामने आई है कि 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र, मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार तमाम पाबंदियां भी कड़ाई से पालन करने के लिए कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी लोग तमाम तरह की लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से हालात रहे तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने के लिए लगातार सरकार से सिफारिश भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है महाराष्ट्र में तो उसका विरोध करेंगे। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ने तमाम जो गैदरिंग वाला प्लेस है, चाहे वो मॉल कहा जाए, थिएटर कहा जाए, फिर रेलवे स्टेशन कहा जाए, उसको जो है तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। अब अदर स्टेट से अगर आप रेलवे के द्वारा आते हैं तो सबसे पहले आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। वहीं मॉल में अगर आप जाते हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट के बाद ही आपको जो है मॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी। सेम थिएटर में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद जो है आप मॉल थिएटर में जा सकते हैं। तो ऐसे में गैदरिंग इलाके में अगर देखा जाए तो गैदरिंग इलाकों में भी महाराष्ट्र सरकार 144 के तहत लगातार मुंबई पुलिस के ये आदेश दिया है कि आप तुरंत कार्रवाई करें। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार पूरे मामले में संज्ञानता ले रही है, लेकिन जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, आए दिन नए नए जो स्ट्रेन्स सामने देखने को मिल रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों को चेतावनी दे रही है कि आप अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, अन्यथा लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए। जी सत्यप्रकाश, जैसा कि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच तमाम चीजें भी सामने आई कि लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है और इस बीच नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और इस तरफ अगर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ऐसे कंटिन्यू ही लगता रहा तो फिर आम जन के साथ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो साधना, देखिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, उसको भी लेकर लोगों की तरफ से तमाम नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान 8 बजे ही मुंबई में जो तमाम दुकानें हैं या फिर थिएटर्स हैं या फिर मॉल है, उसको बंद करवा दिया जा रहा है, आवाजाही बंद करवा दी जा रही है। ऐसे में लोगों के तमाम खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में मुंबई पुलिस और मनपा सहित महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन न लगे, इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है 20% लोग अभी भी हैं जो न मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, नहीं इस तरह की चीजों को मानते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का तो ऐसा भी कहना कि महाराष्ट्र सरकार या देश की जो केंद्र सरकार है वो कहीं कहीं बेवकूफ बना रही है। कोरोना नाम की कोई चीज नहीं। इस तरह की चीजें जब सामने आती थे जाहिर तौर पे लोगों को जागरूक भी करने की बात सामने आ जाती है।
चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में महामारी से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामलों में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की कमजोरी की शिकायत के बाद मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 23 मार्च को रश्मि ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वह होम क्वारंटीन में थी। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि रश्मि ठाकरे ने 11 मार्च को कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी और फिलहाल इलाज करवाने के लिए रश्मि ठाकरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इससे पहले उद्धव रश्मि के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।